हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनीता टंडन आरआर कॉलेज से। मैं आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इनके डिफरेंस से मैंने आपकी यूनिट शुरू की थी, बीएससी पार्ट 2 की। और आपको मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स का डिफरेंस बताया था। सिमिलरली मैंने आपको साइन कन्वेंशंस के अंदर ये बताया था कि इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में एनोड और एनोड और क्या कहते हैं कैथोड, इनकी जो साइन है वो एक दूसरे से विपरीत होते हैं। लेकिन विपरीत क्यों होते हैं उसका रीज़न बताने के बाद आप समझ गए होंगे कि जो जो पीछे का जो रीज़न है कि क्यों ये ऑपोजिट हो रहे हैं वो कॉमन है। अगर हम उस चीज़ को समझ जाएं कि जिस सर्किट से इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है और जिस सर्किट से इलेक्ट्रॉन अंदर आता है, ये दोनों बेसिस हैं किसी भी सेल के एनोड और कैथोड डिसाइड करने के। तो हम देखेंगे कि ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स और केमिकल सेल्स, इन दोनों का जो है अंतर्द्वंद खत्म हो जाएगा साइंस का, और हम ये समझ जाएंगे कि कौन सा किस कारण से पॉजिटिव किस कारण से नेगेटिव है, और इसमें हमको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो कल हमने इसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ। एंड मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ जो हमने पोटेंशियोमीटर के सहारे से निकाला था, उसमें आपको स्टैंडर्ड सेल का स्ट्रक्चर भी पढ़ाया था, और ये भी बताया था कि स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ जो है 290.17 डिग्री के पर 1.0183 वोल्ट होता है, तथा 298.17 के पर 1.01807 होता है। स्टैंडर्ड सेल की ज़रूरत क्यों पड़ी ये भी आपको बताया था। हम सीधा वोल्ट मीटर लगा करके किसी सेल का वोल्टेज क्यों नहीं निकाल सकते हैं। हमको इतना सारा नंबर प्रोसेस करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। लेकिन हम इसलिए नहीं निकालते हैं क्योंकि अगर वोल्ट मीटर में से होकर के कुछ विद्युत की, जब हम पोटेंशियल लगाएंगे तो कुछ विद्युत की धारा सेल में से होकर के गुजरेगी और वहाँ पर उसके कारण से पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो आपका एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आएगा। इसलिए हमने वो मेथड अपनाया था कि हमने एक स्टैंडर्ड सेल के अगेंस्ट एक सेल को बैलेंस किया, उसको स्टैंडर्डाइज किया, और फिर हमने किसी भी सेल का ईएमएफ निकाला। अब ये यहाँ तक तो बात हो गई कि हमने सेल का ईएमएफ निकाला। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक मैंने पढ़ा दिया आपको साइन की, कौन सा कैथोड होगा, कौन सा एनोड होगा, कहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा, ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। अब हम उसके बाद आते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, और जो कि स्टार्टिंग में है। और अगर आपने ये वाला हिस्सा अच्छे से समझ लिया, इसको प्रैक्टिस कर लिया, तो आपको आगे किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी कंसेप्ट में गलती नहीं होगी। तो ये जो है, जिसको बच्चे ऐसे ही छोड़ देते हैं कि नोटेशन साइन कन्वेंशंस जो हैं ये कोई ऐसा नहीं है, हम तो ऐसे याद कर लेंगे, तो मान के चलिए ईएमएफ का चैप्टर एक समझने का चैप्टर है, एक इतना इजी चैप्टर नहीं है कि हम पढ़ सकें। या तो हम बहुत ध्यान से पढ़ें अपने आप, अदरवाइज़ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उस हिसाब से आप समझेंगे अगर, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप प्रॉब्लम आती है तो आप यूट्यूब चैनल पे हैं, सब्सक्राइब करें, मेरे से क्वेश्चन करें, मैं आपके हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे नोटेशन एंड साइन कन्वेंशंस। ये नोटेशन एंड साइन कन्वेंशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये किसी भी सेल को लिखने के काम आती हैं। अब हम, जैसे डेनियल सेल है, हमने बोला डेनियल सेल में एक जिंक का इलेक्ट्रोड होता है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डूबा रहता है, पोरस कंटेनर में होता है। कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है, वो कॉपर सल्फेट में डूबा रहता है। तो इतनी सब कहानी अगर हम लिख करके बताएंगे तो हर सेल को लिखने में बहुत टाइम लगेगा और कन्फ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए नोटेशन और साइन कन्वेंशन के अंदर हम सारे स्टेटमेंट जो हैं, जैसे कि हम कोई भी बात है उसकी समरी लिखते हैं, इसी तरह से हम साइन नोटेशंस के अंदर वो तरीका देखेंगे जिससे कि हम किसी सेल को लिख सकते हैं। और जब हम सेल को लिख देंगे और हमको सेल को लिखने का तरीका आ जाएगा, तो हमें बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा इलेक्ट्रोड किधर लिखना है, कौन सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है, कौन से पे ऑक्सीडेशन होगा। और अगर एक इलेक्ट्रोड के बारे में आपको पता चल गया तो दूसरे इलेक्ट्रोड पे उस पर विपरीत अभिक्रिया होगी, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी एक सेल के एक रिएक्शन पर अगर ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे पर डेफिनेटली रिडक्शन होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन में जो इलेक्ट्रॉन निकले उनको भी तो रास्ता चाहिए कहीं जाने का, तभी सर्किट कंप्लीट होगा। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कोई और सब्सटेंस एब्जॉर्ब करेगा, तो इससे क्या होगा, आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और सर्किट कंप्लीट होगा तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और इसीलिए मैंने आपको बताया था
ये एक सेल दो हाफ सेल से मिलकर बनती है या दो सिंगल इलेक्ट्रोड से मिलकर बनती है। दो हाफ इलेक्ट्रोड्स पर रिएक्शन भी अलग अलग होते हैं, एक पर ऑक्सीडेशन होता है, एक पर रिडक्शन होता है, और टोटल जो रिएक्शन होता है वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। तो कोई भी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन को हम केमिकल सेल लिखने का आधार बना सकते हैं, या उससे कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम किन चीज़ों को कैसे लिख रहे हैं। जैसे मैं लिखती हूँ कि जिंक को जिंक सल्फेट में डिप किया गया, हम ये भी लिख सकते हैं कि जिंक को जिंक सल्फेट में डिप किया। लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि अगर मैं लिखती हूँ कि जिंक को जिंक आयन के सॉल्यूशन में डिप किया, तो भले ही सल्फेट हो, भले ही क्लोराइड हो, भले ही ब्रोमाइड हो, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिंक अपने आयनों के संपर्क में है। मैं ये भी लिख सकती हूँ जिंक इन कॉन्टैक्ट विद जिंक आयन्स। अब सल्फेट है कि क्या है, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है कि जिंक अपने ही आयनों के संपर्क में है। रेनियल सेल में कॉपर सल्फेट के संपर्क में है, इसका मतलब कॉपर आयन के संपर्क में, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब हम देखते हैं नोटेशन और साइन कन्वेंशंस, इसको लिखने के कुछ तरीके हैं, कुछ इसके लिखने की परिपाटी है, उसके हिसाब से हम लिखेंगे। सबसे पहला जो है वो है भिन्न भिन्न प्रावस्था अथवा भिन्न भिन्न सांद्रता या संगठन वाले विलयनों के बीच की सीमाओं को उनके प्रतीकों के मध्य एक खड़ी रेखा खींचकर दर्शाया जाता है। जैसे कि मैं जिंक इन कांटेक्ट विद जिंक आयंस, मैंने क्या बोला अभी, रेनियल सेल में जिंक इन कांटेक्ट विद जिंक सल्फेट होता है, जिंक सल्फेट में जिंक की रॉड डूबी रहती है, तो मैंने यहाँ सल्फेट नहीं लिखा, लिखती तो भी गलत नहीं है, और सिंप्लीफाई करना है तो मैंने सल्फेट हटा दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिंक जिंक आयन के संपर्क में है, क्योंकि जो अभिक्रिया होगी और जिंक की होगी, टू की होगी, सल्फेट उसमें भाग सच कोई नहीं लेगा, इम्पॉर्टेंट इसकी रिएक्शन है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट ऑफ एक्टिविटी 1 इज़ इन कॉन्टैक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट ऑफ एक्टिविटी 2। यहाँ कंसंट्रेशन का डिफरेंस है और इसके बीच में हमने एक खड़ी रेखा लिखकर दिखा दी। ये दो जो कंसंट्रेशन है सिल्वर आयन के, वो आप एक दूसरे से भिन्न है, तो इनके बीच में एक सीधी रेखा लगा करके दर्शाया जाता है। दूसरा है जब दो विभिन्न स्पीसीज एक ही विलायक में घुली हों तो उनके बीच कॉमा लगाया जाता है। दो विभिन्न स्पीसीज का मतलब है कि रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, फॉर एग्जांपल रिडॉक्स इलेक्ट्रोड जिसमें प्लेटिनम का तार फेरस और फेरिक के सॉल्यूशन में डूबा जाता रहता है, रखा जाता है, तो इसे दर्शाया जाता है प्लेटिनम एक खड़ी लाइन, आयरन 2 इंटू आयरन कॉमा आयरन 3। आयरन 2 कॉमा आयरन 3 लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये विलियन के अंदर हैं, तो विलियन के अंदर हम तार को डिप नहीं करेंगे, विलियन को में हमको प्लैटिनम या कोई इलेक्ट्रोड डालना पड़ेगा, उससे इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स होंगे। ये सॉल्यूशन है, फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट का मान लो सॉल्यूशन है, फेरस क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट, इसलिए प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड डाला जाता है और उसमें उस सॉल्यूशन में दोनों आयन उपस्थित हैं। ये रिडॉक्स इलेक्ट्रोड है, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में एक लाइन खींचकर इन दोनों के बीच में कॉमा लिखा करके दर्शाया जाता है। तीसरा है जब दो विद्युत अपघट्य द्रव संधि विभव या लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को हटाने के लिए एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते और सॉल्ट ब्रिज के माध्यम से संबंधित होते हैं, तो उनके बीच दो वर्टिकल लाइंस खींच के दर्शाया जाता है। क्या होता है कि जब दो सॉल्यूशंस आपस में अगर कांटेक्ट में होंगे, एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क में होंगे, तो क्या होगा, आपको मालूम है कि आयनों का इधर से उधर विसरण होगा सांद्रता के हिसाब से, और उनका जंक्शन जो है उस पर द्रवों के मिलने की संभावना है। तो लिक्विड जंक्शन, जहाँ पर दो लिक्विड्स का जंक्शन है, वहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। उसका कारण हम आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो जब द्रव संधि विभव या जंक्शन पोटेंशियल, इसको हटाने के लिए जब ये विभव एक उत्पन्न हो जाएगा तो सेल के विभव में जुड़ेगा या घटेगा, अतः इसको हटाने के लिए और सेल का सही ईएमएफ ज्ञात करने के लिए ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, तो सॉल्ट ब्रिज के माध्यम से, सॉल्ट ब्रिज के बारे में भी हम लेटर ऑन आपको बताएंगे, दो सॉल्यूशंस के बीच में सॉल्ट ब्रिज लगाया जाता है, उसके माध्यम से ये संबंधित होते हैं और इनके बीच दो वर्टिकल लाइन खींच करके दर्शाया जाता है। जैसे कि सॉल्ट ब्रिज द्वारा पृथक कैडमियम आयन और जिंक आयन को हम ऐसे शो करेंगे, जिंक आयन डबल लाइन वर्टिकल एंड कैडमियम आयंस।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पूरी सेल को लिखने में एनोड हाफ को लेफ्ट हैंड साइड और कैथोड हाफ को राइट हैंड साइड पर लिखा जाता है। समझ में आया? पूरी सेल लिखनी है आपको, 2 इलेक्ट्रोड हैं, 2 सॉल्यूशंस में डिप्ड हैं। उस पूरी सेल को लिखने के लिए आपको एनोडिक हाफ को लेफ्ट हैंड साइड पर और कैथोडिक हाफ को राइट हैंड साइड पर लिखना पड़ेगा। और इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं उनको हमेशा बाहरी एंड पर लिखा जाएगा, बीच में नहीं लिख से। फॉर एग्जांपल डेनियल सेल, डेनियल सेल में क्या है, जिंक जिंक सल्फेट के कांटेक्ट में है, कॉपर कॉपर सल्फेट के कांटेक्ट में, और पोरस कंटेनर से दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो जिंक जिंक सल्फेट के कांटेक्ट में है तो मैंने यहाँ पे केवल जिंक सल्फेट भी लिख सकती हूँ, कॉपर विद कॉपर सल्फेट भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैंने वही लिखा है जो कि हमें हमारे लिए आवश्यकता है, जिससे हमें सब समझ में आ सकता है। इसमें जिंक जिंक आयन के संपर्क में है, कॉपर कॉपर आयन के संपर्क में है। लेकिन जिंक और कॉपर ये मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको हमेशा बाहरी एंड पर एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पर लिखते हैं। हम ऐसे नहीं लिख सकते जिंक 2 आयंस, फिर लाइन खींच के जिंक, फिर कॉपर 2 आयंस। जो आउटर एंड्स हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, इसलिए हम उसको इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, इसलिए मेटल इलेक्ट्रोड्स को बाहर की ओर लिखा जाता है। तो इसलिए जिंक जिंक इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में है और कॉपर कॉपर इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में है। नेक्स्ट है कि यह दर्शाने के लिए कि लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड नेगेटिव है और राइट हैंड इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है, सेल के बाहरी एंड्स पर लिख कर दर्शाया जाता है। फॉर एग्जांपल डेनियल सेल का एग्जांपल मैंने लिया, जिंक इन कांटेक्ट विद जिंक 2 आयन, कॉपर इन कांटेक्ट विद कॉपर 2 आयन। तो जिंक जो है वो जिंक 2 आयन के कांटेक्ट में है, जिंक बाहर लिखा है, और इसके ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रोड माइनस लिख करके दिखाएंगे जिंक इलेक्ट्रोड पर, जो ये शो करता है कि जिंक एक एनोड है, जिंक पर ऑक्सीडेशन होता है, जिंक पर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। कॉपर एक राइट हैंड इलेक्ट्रोड है, इस पर रिडक्शन होता है और ये एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। और ये जब हमको मालूम चल जाएगी कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, हम सेल रिएक्शन को बड़े आराम से क्लियरली लिख सकते हैं। 6th पॉइंट है कि सेल के निरूपण में, सेल को लिखने में पदार्थों की अवस्था, विलयनों की अवस्था, गैसों के दाब को उपर्युक्त चिन्हों द्वारा ब्रैकेट में लिखकर प्रकट किया जाता है। सेल जो है एक पूरा स्टेटमेंट देती है उसका रिएक्शन का। जैसे प्लैटिनम के आगे मैंने सॉलिड लिखा है, इसका मतलब ये एक वो है, प्लैटिनम क्या है, एक इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन गैस एक एटमॉस्फेरिक दाब पे है, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस में के कंटेनर में डिप्ड है, जिसके पर प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, और आगे ये जो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है, ये HCl के सॉल्यूशन या H आयन के सॉल्यूशन में डिप्ड है, जिसकी एक्टिविटी 1 है। तो इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ कि हमने एक कंटेनर लिया जिसमें हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर पर है, जिसमें H आयन के कंसंट्रेशन 1 है, और ये लिक्विड है, ये गैशियस फॉर्म में है, इनके बीच में इक्विलिब्रियम है, और इसमें हमने प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड डाल दिया। तो इतनी बड़ी कहानी नहीं है ये कितने से बीकर की कहानी है, कितने से कंटेनर की कहानी है, जिसमें हम गैस को 1 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पर मेंटेन रख सकते हैं। और दूसरा इलेक्ट्रोड है सिल्वर का, सिल्वर सॉलिड है और सिल्वर एक्वस सॉल्यूशन या सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन, सिल्वर क्लोराइड के सॉल्यूशन में डूबी हुई है, और सिल्वर की एक्टिविटी भी 1 है, सांद्रता इसकी भी 1 है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, विलयनों का मिश्रण नहीं होता है। यहाँ पर आपका एनोड कौन सा होगा बताइए, इसमें एनोड होगा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, कैथोड होगा सिल्वर। प्लैटिनम पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। प्लैटिनम पर ऑक्सीडेशन, इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होंगे। तो जब हमको इतनी बातें पता चल गई तो हम सेल के रिएक्शन को बड़ी आराम से लिख सकते हैं। सेकंड और थर्ड दो मैं एग्जांपल्स और बता रही हूँ, और नेक्स्ट टर्न पे आप मुझे बताएंगे या आप लिख करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं कि इनमें कैथोड और एनोड क्या होगा। लेकिन आपको किताब नहीं देखनी है, जो मैंने बताया उसके हिसाब से आपको करना है, और नहीं समझ में आएगा तो अभी इसी को मैं रिपीट करूँगी, अदरवाइज आगे का चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरा है एग्जाम्पल, जिंक इन कॉन्टैक्ट विद जिंक सल्फेट, ठीक है, एंड कॉपर इन कॉन्टैक्ट विद कॉपर सल्फेट। बताइए कौन सी सेल है ये डेनियल सेल है।
इसमें जिंक सल्फेट के कांटेक्ट में है, एक्वस सॉल्यूशन है, मोलैरिटी 1 है, सांद्रता दे रखी है। लेकिन यहाँ पर सल्फेट आयन का कोई महत्व नहीं है। जिंक +2 के कांटेक्ट में लिखूँ तो भी वही बात है। कंसंट्रेशन बताना आवश्यक है क्योंकि ईएमएफ कंसंट्रेशन पर भी निर्भर करता है। सिमिलरली कॉपर सॉलिड जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप्ड है, एक्वस सॉल्यूशन है, मोलैरिटी 1 है। यहाँ पर भी मैं चाहूँ तो कॉपर इन कांटेक्ट विद कॉपर आयन लिख सकती हूँ। ये एक डेनियल सेल का एग्जाम्पल है। अब थर्ड सेल जो मैंने लिखी है इसमें सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड का आपको दिया है, सिल्वर इन कांटेक्ट विद सिल्वर क्लोराइड, प्लेटिनम इन कांटेक्ट विद फेरस फेरिक सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसमें फेरस फेरिक सॉल्यूशन में के कांटेक्ट में जो है इसमें इनकी मोलैरिटी 0.5 और 0.2 है। इनमें इनका कंसंट्रेशन अलग अलग है, इसलिए इस हिस्से की में रिडक्शन इक्वेशन रखी जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन और फिर जोड़ी जाएगी। इस तरह लिखी गई सेल का ईएमएफ हमेशा पॉजिटिव होता है। वह सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या स्वतः प्रवर्तित होते हैं। यदि सेल को प्रदर्शित करें तो सेल का ईएमएफ नेगेटिव होगा, वह सेल रिएक्शन स्वतः प्रवर्तित नहीं होंगे। यदि सेल को उल्टा प्रदर्शित करें, मतलब कैसे प्रदर्शित करें कि जिंक सल्फेट की जगह मैं लिख दूं कि क्या कहते हैं सबसे लेफ्ट में लिख दूं कॉपर सल्फेट और राइट में लिख दूं जिंक सल्फेट। तो ऐसे में क्या होगा, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि पहले जिंक इलेक्ट्रॉन देता था, अब कॉपर इलेक्ट्रॉन देगा। और जब इलेक्ट्रॉन देगा बाहरी परिपथ में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन उल्टी हो जाएगी, आपका जो है इलेक्ट्रोड उल्टे हो जाएंगे और जो सेल का ईएमएफ डेनियल सेल का +1.1 वोल्ट है वो भी -1.1 वोल्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी सेल्स को लिखने की प्रैक्टिस करनी है और कुछ आपको मैं एक्सरसाइज दूंगी वो आपको करनी है। उसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।